जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है इसको किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने शुरू किया था इंडिपेंडेंट समाचार पत्र को। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका, इसे भी ध्यान रखें। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से। तो साथियों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, तो याद रखिएगा ये राजदूत बनकर आया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। पूछा जाता है कि इंडिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को कहा था पाली ब्रोथा। किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाली ब्रोथा जो शब्द है ये पाटलिपुत्र को किसने कहा था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी थी। तो देखिए साथियों, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु है। याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666 ईस्वी में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और इन्होंने शिक्षा कहाँ शुरू की थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पटना में। चलिए आगे देखिए, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोद। याद रखिएगा अमजद अली खान जो है सरोद बजाते थे। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सरोद। आगे देखिए, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। देखिए, अबेकस की बात करें तो याद रखिएगा ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मूल ग्रीक शब्द अबेकॉन से बना है। और अबेकस का मतलब होता है टेबल या टैबलेट। तो अबेकस की खोज जो हुई थी याद रखिएगा ग्रीक सभ्यता काल में। चलिए आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, इस क्लास के साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रिया ने। ध्यान रखेंगे। और साथियों, जर्मनी का एकीकरण पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। आगे देखिए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों पूछा गया लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10 सदस्यों की आवश्यक है। साथियों, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, H1N1 किसके द्वारा होता है।
तो साथियों H1N1 की बात करें तो ये विषाणु द्वारा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विषाणु द्वारा होता है। और याद रखिएगा एक विषाणु है H5N1, तो याद रखिएगा इसके द्वारा होता है बर्ड फ्लू। क्वेश्चन बनता है कि बर्ड फ्लू रोग जो है किसके कारण होता है, तो H5N1 विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। तो साथियों ये जो साहित्यिक समारोह है ये होता है कहाँ पर, तो जयपुर में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। आगे देखिए, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मृत्यु। आगे देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम था। दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अकबर ने। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में टोटल कितने नवरत्न थे, कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे, जिसको नवरत्न कहा गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 9। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। चलिए 15 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो याद रखिएगा कोचीन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोचीन। और कोचीन में प्रथम कारखाना कब खोला गया था, तो 1502 ईस्वी में। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा 1961 में। बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रास क्या है। यहाँ पे देखिए लैम्डा है, लैम्डा का प्रास पूछा जा रहा है। तो साथियों बैगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी लैम्डा का जो प्रास होता है ये होता है 380 से लेकर 450 तक। किसमें पूछा गया, नैनोमीटर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो साथियों एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु उपयोगी है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है, जो कि 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि होती है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके माध्य की दूरी R के बीच क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, F समानुपाती 1/r² होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1917 में। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो ये नाम भी पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। तो साथियों भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये कहाँ खोली गई, तो याद रखिएगा कानपुर में। याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कानपुर में।
प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब है 4 किस्में होती है। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग आप सभी जानते हैं पंजाब के अमृतसर में है और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? चले 26 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति जो है ये इरुला जनजाति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए तमिलनाडु में ऐसे टोडा, कुरुम्बा, बड़ाका आदि जनजाति भी पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में इरुला है, तो यहाँ पर इरुला आपका सही जवाब है। और टोडा जनजाति जो है किस पर्वत पर पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। आगे देखिए, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों जारवा जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो साथियों भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था हंगुल परियोजना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो साथियों पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो साथियों जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा पूछे तो उर्दू हो जाएगा। डोगरी भी जम्मू कश्मीर की ही भाषा है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा, तो उर्दू हो जाएगा। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो यहाँ पर लाइव चैट में जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जापान देश की संसद का नाम क्या है? तो डायट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कॉर्टेस की बात करें तो स्पेन देश की संसद का नाम है कॉर्टेस, याद रखिएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाकिस्तान का क्या है? रुपया है, याद रखिएगा। और रोमानिया की मुद्रा पूछे तो लियू। क्या है? लियू। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या दर्शाता है? सॉरी, यहाँ पे पूछा गया भारतीय झंडे में चक्र का रंग किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब है ये नीला कलर का होता है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरविंद घोष ने। और वंदे मातरम की बात करें तो सबसे पहले किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था 1882 में। और वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और वंदे मातरम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है।
किसका उपनाम द वॉल है? तो यहाँ पर 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राहुल द्रविड़। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी मिलता है। तो प्रश्न बनता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास में। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो साथियों द ओडेसिटी ऑफ होप जो है ये ओबामा द्वारा लिखा गया है। पूरा नाम है बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए समय का संक्षिप्त करते हुए जो एडी लिखा जाता है, जैसे 540 एडी हो गया, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। तो एडी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहते हैं, याद रखिएगा। और ईसा के जन्म से पूर्व को कहा जाता है बीसी। क्या बोला जाता है? बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाथेर पंचाली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? चलिए इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो साथियों पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी प्रसिद्ध था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। धन्वंतरी जो है गुप्त काल के महान चिकित्सक थे, याद रखिएगा गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। आगे देखिए आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो 2008 में आरंभ हुआ था आईपीएल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो साथियों लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ये तो सभी को पता है, 5.5 घंटा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 5.5 घंटा, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान जो है ये है एशिया महादेश में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो कल भी हमने इस प्रश्न को आपको बताया था। तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोबाथ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आइसोबाथ, याद रखिएगा आइसोबाथ। एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इन चारों ऑप्शन में से बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क
वायु है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है कौन सी है? तो साथियों वह नदी जो दिल्ली में बहती है यमुना नदी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इरावती नदी किसमें गिरती है? तो साथियों इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ये कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है? तो ये कहलाता है रीप। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रीनलैंड। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का क्या था? अंतिम शासक था और इनको अंग्रेजों ने निकालकर कहाँ भेजा था? तो रंगून। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रंगून जो है वर्मा देश की राजधानी था और वर्मा का नया नाम है क्या? तो याद रखिएगा वर्मा म्यांमार। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कालिदास है। कौन है? कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जॉन निकोलसन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉन निकोलसन ने। और भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस ने। इसे भी ध्यान रखें। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो साथियों अंग्रेजों के भारत राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है? तो साथियों एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है कि अधिक होता है। वह क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो साथियों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर करें।